पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे उसके लिए हमने ऑफ़र को कबूल किया। ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले फिर भी हम कंसिडर कर सकते थे। हम सवारियां हैं और वो ड्राइवर है। ड्राइवर को पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, सवारी को क्या पता चलेगा हम किधर जा रहे हैं। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क में सियासी कशमकश बरकरार है। माहौल में तब्दीली के असरात फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से पीटीआई को दोबारा मुज़ाकरात की दावत से सियासी उफ़क़ पर नई डिबेट ज़रूर शुरू हो गई है। अब तक की सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो पीटीआई को दोबारा मुज़ाकरात की दावत दी गई है और जुडिशल कमीशन की जगह पार्लियामेंट्री कमेटी की ऑफर भी की गई है, लेकिन पीटीआई ने मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया है। पीटीआई का कहना है कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीटीआई मुज़ाकरात की मेज़ पर आए और हमें कन्विंस करे तो उनकी बात मानी जा सकती है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का भी यही कहना है कि पीटीआई को चाहिए वज़ीर आज़म की पेशकश का फ़ायदा उठाए। अब यहाँ सवाल ये ज़रूर पैदा होता है कि मुज़ाकरात के दायरे से बाहर खड़ी पीटीआई क्यों हुकूमती ऑफर को नाकिस करार दे रही है। यहाँ ये भी अहम होगा कि क्या आने वाले दिनों में पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए जो है वो पीटीआई को हुकूमत कन्विंस कर पाएगी या नहीं। इसके साथ साथ जो एक बहुत और अहम मामला सामने खड़ा हुआ है वो बानी पीटीआई की जानिब से लिखा गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन को 349 पेजेस का खत है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से काफ़ी गिले शिकवे किए हैं। और अब देखना ये होगा कि बानी पीटीआई का ये खत कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, स्पेशली इन द बैकड्रॉप ऑफ पेका, जहाँ बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त बहुत एहतजाज कर रहे हैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी, साफ़ी बरादरी, साथ साथ वकला भी। देखना होगा कि क्या ये कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है या बेनतीजा साबित होगा। आज के प्रोग्राम में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं उज़मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, साथ ही साथ राना आतिफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, और कादिर खान मंदोखेल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो राजा साहब, आपसे शुरू करती हूँ। कैटेगोरिकली आपने पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको तो आपने मुस्तरद कर दिया, आपने कहा जी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, और अब आपने कहा जी वापस एजिटेशन मोड में जाएंगे। तो दो सवाल, एक तो ये कि पार्लियामेंट्री कमेटी उसी तर्ज पे बनाई गई है जिस तरह की आपने ऑफर की थी 2018 के इलेक्शंस के बाद, तो इससे इनकारी क्यों है? और दूसरा ये कि 2 साल में वो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो आपने अभी तक एक्सरसाइज नहीं की, और जो भी ऑप्शंस अभी तक एक्सरसाइज की हैं उनसे कोई नतीजा ऐसा नहीं आया जिससे आप कहें कि आपके लिए कोई विन विन सिचुएशन है, मजीद पार्टी कमजोर ही होती गई है? तो अगर दोनों सवालों का जवाब देना चाहें। मैं आपकी बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि आपने कहा कि पार्टी कमजोर है। पार्टी कमजोर तो पार्टी तो 1 साल पहले सारा इलेक्शन जीत गई है। इतने मुश्किल तरीन हालात पाकिस्तान की तारीख, क्या इस खित्ते की तारीख में इतने मुश्किल हालात में किसी जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा होगा जिन हालात में पीटीआई ने इलेक्शन लड़ा। तो वो तो लोगों ने साबित कर दिया 8 फरवरी को पिछले साल कि मुकाबला ही कोई नहीं था पीटीआई का किसी जमात के साथ, जिस तरह पीटीआई सारा इलेक्शन जीत गई थी। तो पहली बात तो ये है, उसमें तो कोई गैर मुकबूलियत वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह कि जो हमने पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की, देखें इस टाइम इशू है क्या। हम 2 चीजों के ऊपर कमीशन मांग रहे हैं। एक हम 9 मई के ऊपर मांग रहे हैं, दूसरा हम 26 नवंबर के ऊपर मांग रहे हैं। अगर तो पार्लियामेंट्री कमेटी की कॉम्पोजिशन वही लोग होंगे जिनको जो हम समझते हैं कि जिनकी वजह से ये सारा कुछ हमारे ऊपर ये जुल्म सितम हुआ या बर्बरियत हुई, हमारी पार्टी के हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, 26 नवंबर को हमारे लोगों को यहाँ पे डी चौक में मारा गया। तो अगर तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी वो उन्हीं पार्टी के लोगों पे मुश्तमिल होगी तो उसका तो कोई नहीं है। देखें, जब भी कोई इंक्वायरी होती है वो इम्पार्शियल होती है, वो गैर जानिबदाराना होती है। तो अगर तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं करनी है तो वो तो गैर जानिबदाराना हो ही नहीं सकती। तो दूसरी बात का ये जवाब है। दूसरा, आपने कहा कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो आपने एग्जॉस्ट नहीं की। देखें, हम आइन और कानून के अंदर रह के अपनी सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं और इतने मुश्किल हालात के अंदर हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। हम अदालतों के अंदर भी पूरा फाइट कर रहे हैं। बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ा है कि हमें अदालतों से उस तरह जिस तरह की इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए थे, हमें उस तरह का इंसाफ नहीं मिल रहा। हम हर जगह के ऊपर हम पब्लिक को भी मोबिलाइज कर रहे हैं,
हम हर इशू के ऊपर डिबेट भी कर रहे हैं, पार्लियामान के अंदर भी हम अपनी पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, और यही एक सियासी जमात कर सकती है, ठीक है ना? ये इसमें कामयाबी नाकामी तो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपनी जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए, हम उसके लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारा जो रास्ता है वो आइन और कानून के अंदर है, वो पाकिस्तान में जमहूरियत की बका के लिए है। तो इसलिए हम उसमें कई दफ़ा होता है कि उसमें कई दफ़ा जब आप किसी सही चीज़ के लिए जद्दोजहद करते हैं, कई दफ़ा आपका सफ़र थोड़ा लंबा ज़रूर हो जाता है, शॉर्टकट नहीं होता कोई, ठीक है? तो इसलिए हम समझते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम अपनी मंजिल पाएँगे, पाकिस्तान को सही हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। ठीक, इफ आई मे इंटरजेक्ट एंड आई एम सॉरी, आई विल बी वेरी ब्लंट, इसमें कोई दो आरा नहीं है कि आपकी मकबूलियत जो है वो 8 फरवरी को जो है वो अनएक्सपेक्टेडली जो है वो आसमान को छू रही थी एंड यू परफॉर्म्ड रियली वेल। बट यहाँ पे एक आ जाता है, दो चीज़ें, एक मकबूलियत है और एक कबूलियत है। तो मकबूलियत तो आपके पास है, कबूलियत जहाँ मैं आपसे कहती हूँ कि आपके कौन सी ऑप्शन है जो आपने एग्जॉस्ट नहीं की, वो कबूलियत के तनाजुर में जो है वो मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि जितनी भी ऑप्शंस आपने एक्सरसाइज की हैं उनसे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हुए। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे जो ये आप चीज़ें मांग रहे हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खान साहब की रिहाई, देन आपके जितने जो इनकासरेटेड लीडर्स हैं उनकी रिहाई। यू हैवंट बीन एबल टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ कि बजाय इसके कि बिल्कुल ही दरवाजे जो हैं वो बंद कर दें आप, क्या ये बेहतर नहीं है कि हुकूमत के साथ उसी तर्ज पे जो कमेटी आपने तजवीज़ की थी, पार्लियामेंट्री कमेटी जैसे आप लोगों ने बनाई थी, उसी तरह एक कमेटी वो भी बनाना चाह रहे हैं, तो उनसे एंगेजमेंट के रास्ते तो खुले रखें? नहीं मारिया, देखें, हम इसके बारे में बड़ा क्लियर हैं। पहले तो हुकूमत ये फैसला कर ले कि हुकूमत का अपना मैंडेट क्या है, हुकूमत खुद क्या कर सकती है। पहले तो हुकूमत से पूछना चाहिए। हमने तो अपनी डिमांड्स बता दी हैं, ठीक है? और पहले इन्होंने कहा कि आप हमें इन राइटिंग दे दें। हमने इनको कहा कि राइटिंग की क्या जरूरत है, ये मीडिया का जमाना, हम कैटेगोरिकली अपनी डिमांड्स बता रहे हैं। लेकिन इन्होंने इंसिस्ट किया कि जी आप हमें, इन्होंने पहले कहा आप हमें डिमांड लिख के नहीं देंगे, फिर उन्होंने कहा कि जी आप तो ये खान साहब की रिहाई की बात करते हैं। हमने कहा, खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा कि मैं इंशाल्लाह ताला अदालतों के जरिए रिहा होकर बाहर आऊंगा, और क्योंकि खान साहब बेगुनाह है और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हम अपनी पूरी बेगुनाही साबित करेंगे। हालांकि मुश्किल हालात हैं हमें कानूनी तौर पर, लेकिन हमने वो डिमांड नहीं रखी। हमने डिमांड ही सिर्फ 2 चीजों की रखी है, हमने तो रिहाई की बात ही नहीं की। बताएं हमने कौन सी रिहाई की बात की है? नहीं, रिहाई की जहां तक बात है उसमें आप ये जरूर कहते हैं कि कोई नए केसेस ना बनाए जाएं। ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के उसी तरफ देखा जा रहा है ना कि नए केसेस ना बनाए जाएं, हमारे जो लीडर्स हैं उनकी अगर बेल्स हो रही हैं तो उनको ऑब्जेक्ट ना किया जाए। तो ऑफ कोर्स ये चीजें हैं, बैकड्रॉप में तो सारी चीजें चल रही हैं। There is nothing unfair in that. देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर तो I'm not saying, Rana Sahab, there's anything unfair in it. I'm just saying these are your objectives. There's nothing wrong in acknowledging your objectives. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ वो objectives हासिल नहीं हो रहे। और जिस तरह आप जी देखिए, दो चीजें हैं। एक है कि जो हम हुकूमत के साथ हमने एंगेज किया था मुज़ाकरात के लिए, उसका मैंने बताया, उसका स्कोप बड़ा हमने लिमिटेड रखा ताकि हुकूमत ये ना कहे जी हम इतनी चीजें नहीं कर सकते। हमने तो इलेक्शन की भी बात नहीं की। हालांकि मेरे ख्याल में इलेक्शन का तो पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये इस पार्टी नूनी के पास तो मैंडेट ही नहीं था। लेकिन हमने कहा कि सिर्फ बात को आगे बढ़ाने के लिए, और हमें बारहा कह चुके थे कि हमें पता था कि ये मुज़ाकरात की, ये मीनिंगफुल मुज़ाकरात की बात करेंगे नहीं, ये उससे पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए वही हुआ और ये एक्सपोज हो गए हैं। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी मसले का हल नहीं है, एक इम्पार्शियल जुडिशियल कमीशन ही मसले का हल है, जो कि इंसाफ दे सके। जब माजी में 2018 के इलेक्शन को इन्वेस्टिगेट करना था तो आपने पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी। अगेन वही लोग थे, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि यहाँ पे वो लोग हैं उस पार्लियामेंट्री कमेटी में जो उस वक्त के हालात से मुस्तफीद हुए थे। माजी में आप भी हालात से, एलिगेशन ये था कि मुस्तफीद हुए हैं, आप लोगों में तो वही कमेटी बनाई थी ना, तो व्हाई वर यू गोइंग फॉर अ पार्लियामेंट्री कमेटी? नहीं, देखिए मारिया, हमने इमरान खान साहब ने पहले दिन कहा था कि आप हमें वो सीटें बताएं जिसपे आपका एलिगेशन है कि वो सीटें आपसे चुराई गई हैं, हम वो सीटें खोल देंगे। इन्होंने हमें कोई बताई नहीं, इन्होंने कोई सीट ही नहीं बताई कि जहाँ पे हैं, कि जहाँ पे इनका ख्याल में रिगिंग हुई थी, और ना इन्होंने उस पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर पार्टिसिपेट किया था, उसको इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट ही ला के नहीं दिया था। ये हमें बताया। एक हुई है जब अगली मीटिंग का कहा गया तो ये कहा गया, आपकी तरफ से जवाब आया था खान साहब नहीं मान रहे अभी। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं। नहीं, आप देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर साहब को अब याद आ गया है। हम तो बारहा कह चुके हैं कि हमने तो बड़ा लिमिटेड अपना बता दिया। अब हुकूमत ने, हमने इनको ऑफर कर दी है। देखिए, अब हुकूमत एक्सेप्ट करना है। अगर हुकूमत एक्सेप्ट करेगी तो मुज़ाकरात आगे चले जाएंगे। अगर हुकूमत नहीं समझती कि इनको जरूरत नहीं है
तो ठीक है। राइट। पहले भी हमने इनको ये चले, कहा था, पहले हमने मैं मुज़ाकरात की जरा बात की, इन्होंने तो ठीक, साइन ऑफ मैं वीकनेस हुकूमत के दिया। पास जाने से पहले जरा कादर खान मंदोखेल साहब की तरफ चलती हूँ। मंदोखेल साहब, क्या आप समझते हैं कि ये कोई पार्लियामेंट्री कमेटी से कुछ निकलेगा, या डू यू थिंक दिस इज अ नॉन स्टार्टर, बिकॉज दूसरी साइड इतना वेहेमेंटली इसको जो है वो अपोज कर रही है, तो क्या इसमें से कुछ निकलेगा, या आप समझते हैं कि नॉन स्टार्टर ही है पार्लियामेंट्री कमेटी? डॉक्टर मारिया, अगर ये मुज़ाकरात के दरवाजे बंद रखेंगे तो करेंगे क्या? व्हाट इज नेक्स्ट? सारे हरबे तो ये इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी आईएमएफ की डील को सबताज करना, मुल्क को दिवालिया की तरफ ले जाना, जलाओ गिराव करना, अदारों पे चढ़ाई करना, जजेस के कार्टून बनाना, शोदा की यादगारों को जलाना, अपने कारकुनों को जो ना वरगला पिसला के जो ना उनको जेलों में भिजवाना, कत्ल करवाना, ये सारे अरबे तो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब जो मोहतरम बता रहे, जो पीटीआई के दोस्त है राना आतिफ साहब, वो कह रहे गैर जानिबदार। वो भाई कौन सा गैर जानिबदार? आपकी तो कंडीशन ही है कि मोस्ट सीनियर 3 जजेस के ऊपर कमेटी। क्या आपको नहीं पता कि वो 2 जज आपकी गीत गा रहे हैं? अभी पिछले दिनों में रजिस्ट्रार के यहाँ जो उसने 100 मुठो लिया था, अपना शोकाज दिया था, तो उसको अदालती माउन किसको मुकर्रर किए? पीटीआई के सेनेटर हामिद खान को। उनको ऊपर आप कमीशन बनाना चाह रहे हो, उसको मानेगा कौन? बात यह है। दूसरी बात यह कि अभी गैर जानिबदार के लिए तो आप हुकूमत के साथ बैठेंगे तो गैर जानिबदार होगा। आप हुकूमत के साथ बैठेंगे तो बता दो ये इस पे मुझे एतराज है, इसकी बात करो, उस पे एतराज है, उस पे एक बात करें। आप उस तरफ तो आ नहीं रहे, क्योंकि आपकी चोर दरवाजे से मुज़ाकरात चल रही थी, और अगर नहीं चल रही थी तो सबूत ले ले। गौहर खान ने आर्मी चीफ से जो मुलाकात की, क्यों छुपाया? गौहर खान अगर हम नौमान की मीटिंग में बैठा हुआ था तो उसकी तस्वीर क्यों नहीं आई? अली गंडापुर और बुशरा बीबी की जो बातचीत है उसको तो मेरे पास सबूत नहीं है। जब मीडिया पर्सन ने खान साहब से पूछा अदालत के अंदर कि आपके पास जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है कौन है, तो मुस्कुरा के टाल देते हैं। और फिर रऊफ हसन साहब ने अभी 2 दिन पहले कहा कि खुशकिस्मती से हमारी बातचीत चल रही है। तो आप मुझे बता दो कि इनकी चोर दरवाजे से जब वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो 7 वर्किंग डेज को 7 डेज समझ के उन्होंने बायकाट किए। सुबह 11 बजे गौहर खान ऐलान कर रहे बायकाट करने का, और हामिद रजा साहब के घर जब पुलिस आती है वो होती शाम में, तो उनकी समझ में नहीं आ रही। जब उसे पूछा गया कि भाई अब फिर गौहर खान ने क्यों बात नहीं की, तो कह रहे वो भूल गए। तो बात ये बच्चों वाली इनके हफ्ते हैं, ये सारी चीजें जो आपके सामने आ रही। मैं आपको बता दूं, 1 साल हो गए इसी तरह। वो कराची में एक मुहावरा है, गुलाबो आ गुलाबो जा। ये इसी तरह करते रहेंगे, गुलाबो आओ गुलाबो जाओ, इस तरह करते रहेंगे। और 1 साल में वो बंदा जेल में बैठा हुआ है, और मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, शाम महमूद कुरैशी की, मैं यास्मीन राशिद की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनको तो पूछते ही नहीं है। वो तो बेचारे चीख के बोल रहे हैं कि बाबा ये जो होम्योपैथिक क़यादत है ये हमारे पास आज, होम्योपैथिक में नहीं कह रहा हूँ, ये जुनैद अकबर कह रहे हैं। सवाल ये है ये क्या करना चाह रहे हैं? सारे जो हरबे वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब उनके पास मौला अचकजी साहब को जो ना वो रुस्वा करा चुके हैं, कमेटी का सरबरा मौलाना साहब को रुस्वा करा के दौड़ा है। अब जाके फिर मौलाना साहब के पास जा रहे हैं। मौलाना साहब ने भी सही जवाब दे दिए, वो कामरान मुर्जा के साथ बात करो, उसके साथ आप राब्ते में रहो। इससे ज्यादा इज्जत आपसे क्या हो सकती है इनकी? ठीक, चले मैं जरा हुकूमत के पास चलती हूँ। उज़मा साहिबा, लग तो ये रहा है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी आपने जो ऑफर की है वो एक तरह से टिट फॉर टैट रिएक्शन जो 2018 की आपको दी गई थी, जिसमें कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी कह चुके हैं एक मीटिंग हुई, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब वाज नॉट इंटरेस्टेड। जब पूछा भी गया उनके लोगों से तो उन्होंने कहा जी वो इंटरेस्टेड, खान नहीं मान रहा मीटिंग के लिए, अगली के लिए। सो इससे तो लग रहा है कि ये एक टिट फॉर टैट रिएक्शन है। आप भी कहते हैं अच्छा ठीक है, हम कह भी दें कि दरवाजे हमारे खुले हैं, पीटीआई ने तो मानना नहीं है, तो बेसिकली मिट्टी पाव वाला सीन लग रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, आपने मुझे इनवाइट किया। डॉक्टर मारिया, बिल्कुल टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन नहीं है। ये सिचुएशन जो है
वो क्लियरली बता रही है पूरी कौम को कि जो मुस्लिम लीग नून है, जो इस वक्त हुकूमत में है, वो एक जमहूरी पार्टी है और जमहूरी माइंडसेट रखती है। और जमहूरियत में क्या, जमहूरियत में तो बातचीत के ज़रिए तमाम मसाइल हल किए जाते हैं। आपने मुझे 12 अपने प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा है कि हुकूमत को अपना दिल बड़ा करना चाहिए, तो हुकूमत ने तो इससे ज़्यादा दिल और क्या बड़ा करेंगे कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक पार्टी जो कि अब बिल्कुल चूचू का मुरब्बा मैं तो कहूँगी बन गई है, एक जत्था सा बन गया है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आती कौन इनका लीडर है और कौन इनको लीड कर रहा है। सब अपनी अपनी ज़ुबान बोल रहे होते हैं। तो ये इनको जब इन्होंने अपने आप को बंद गली में ला के खड़ा कर दिया, हर हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया। आप देखें कि 9 मई से लेके इन्होंने किसको बख्शा, इन्होंने रियासत पे हमले, रियासत के इदारों पे हमले, इन्होंने गाली गलोच, IMF के साथ इन्होंने हर दुनिया की डील्स कत्ल की, वो मुल्क को बैंकरप्ट करने के, डिफ़ॉल्ट करने के धाने पे ला के, और मज़ीद उसको श्रीलंका बनाने का इनका जो प्रोग्राम है वो अब इनको पता लग गया है कि वो ठप हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान अब मुस्तहकम हो गया है। इकोनॉमिक हमारे जो इंडिकेटर्स हैं मईशत के, वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप देखें ना, डॉलर आपका स्टेबल है, स्टॉक मार्केट आपकी आसमान को छू रही है, आपका इंटरेस्ट रेट 23 से अब 12 पे आ गया है, आपकी इन्फ्लेशन 38% से इस वक्त 7% पे है। तो ये जितने भी मुस्बत आशारियां हैं, इससे इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। बता रही हैं। लेट मी आल्सो रिमाइंड यू, अभी जो इस क्वार्टर की ग्रोथ आई है वो पिछले क्वार्टर से कम है। 0.9% जो है वो ग्रोथ है, जिसमें एग्रीकल्चर बहुत बुरी तरह सफर कर रहा है, बट दैट्स अनदर डिबेट। ये भी चीजें हैं, अभी आपके पास फिर भी चीजें हैं जिस पे फोकस करना बहुत जरूरी है, और मतलब ऑल हैज नॉट बीन वन एज येट। नो नो नॉट एट ऑल डॉक्टर मारिया। देखिए, ये लॉन्ग टर्म चीज़ें होती हैं। आप आज कोई सही पॉलिसी बनाएंगे तो फिर उसके असरात आपको नजर आएंगे 2-4 साल के बाद। ये एकदम से रिवर्सल नहीं हो सकता। 0% ग्रोथ एग्रीकल्चर की PTI के ज़माने में भी थी। आप अगर जाके वहाँ पे उस वक्त से तो आप लोग हैं ना, चेक करें। हाँ जी, नहीं तो हम तो डॉक्टर मारिया हम तो फायर फाइटिंग कर रहे हैं ना। हम तो डिफॉल्ट से, आज कोई बात कर रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है? हमने तो वेंटिलेटर से निकाल के वार्ड में ले आए हैं पाकिस्तान को। अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रैक पे चल पड़ा है पाकिस्तान। अब इस वक्त तरक्की की राह जो है हमारे, देखें शंघाई हमारी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसके बाद फिर बेलारूस के सदर आए, फिर हमारी चाइना के साथ हमारी जो और बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो मैं देखें, प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि इस वक्त मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत जो कि जिनका चोली दामन का साथ है, उसको रेड लाइन बना लें, अपनी सियासत थोड़ी सी पसे पुश डाल लें। जो इस वक्त तर्ज सियासत है या जिस किस्म की डिसीजन मेकिंग है उससे, और जो आप बात कर रही है, मुझे उससे ये लगता है कि बेसिकली इस वक्त ये करना चाहिए, आप लोग भूल जाएं, क्योंकि आप लोग भूल गए थे 2018 के इलेक्शन को, इनको 2023 का इलेक्शन जो है वो भूल जाना चाहिए, इनको वो चीज याद, 24 का इलेक्शन जो है उनको याद नहीं रखना चाहिए, और नाउ लेट्स एक क्लीन से स्लेट के साथ आगे चलें। बेसिकली आप ये प्रपोज कर रहे हैं, जिसके लिए PTI रेडी नहीं है। डॉक्टर मारिया, वो देखिए, वो बात नहीं है, वो इलेक्शन की बात तो वैसे ही वो बयानिया पिट गया है। इन्होंने जो मार खाई है वो अपनी हरकतों की वजह से। इनको किसने कहा था जाके आप कौमी सलामती के इदारों पे अटैक करें? किसने इनको कहा था जिन्ना हाउस को आग लगाएं? किसने इनको कहा था GHQ पे जाके हमले करें? किसने कहा था कि शोहदा की यादगारों को मिसमार करें? इनको किसने कहा था कि वो पूरे KP के अवाम के टैक्स पेयर के जो रिसोर्सेज लेके वफाक पे हमले कर दें, और वहां पे जो फॉरेन डिग्निटरीज आए हैं, बेलारूस का सदर आए हैं, उनके सामने पूरा तमाशा लगाएं, पाकिस्तान का को एक तमाशा बना दें पूरी दुनिया में? इनको किसने कहा है कि जाके ये एक पूरा वो हर सेनेटर के पांव पड़ के, कांग्रेसमैन के पांव पड़ के और एक रेजोल्यूशंस ला रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, यूनाइटेड नेशंस में कह रहे हैं कि जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है? कर क्या रहे हैं? ये पाकिस्तानी है? कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी डॉक्टर मारिया जाके अपनी डर्टी लिनन बाहर धोता है और इस तरह से अपने ही मुल्क को बदनाम करता है? ये किस किस्म के पाकिस्तानी है? मुझे तो डॉक्टर मारिया समझ ही नहीं आती है। इन्होंने ये अगर इस मुल्क में रहना है और इस मुल्क में सियासत करनी है या हुकूमत करनी है, तो खुदा के लिए इस मुल्क की साख तो खराब करना बंद करें। आपकी बातों पे राना साहब मुस्कुरा रहे हैं, तो राना साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरूर लूंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो राना साहब की तरफ जाऊंगी। विल बी राइट बैक।
ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजिर है। हमने अपना को से 3 बार मौत देखी। ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीज़ा लग गया था, वर्क वीज़ा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाब के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम, मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनो बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुने। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रान साहब की तरफ जाऊंगी। रान साहब, आप उज़मा साहिबा की बातें जिस वक्त सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, अगर कुछ ऐड करना चाहें फिर मैं सवाल की तरफ आती हूँ। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये जो इतनी बातें कर रही थी, मेरा ख्याल है इनको परेशानी होना चाहिए, इनकी नून लीग में नौकरी पक्की है, क्योंकि पाकिस्तान में जरा ये जो है ना नौकरी पेशा सियासतदान है, इन्होंने बड़ा इस मुल्क का बड़ा घर किया है। जिस जमात में जाते हैं उस जमात के बारे में बात नहीं होती ना, तो आधे आप घंटे बाद जाती हमले करने शुरू कर देते हैं। नौकरियां, आप अपनी नौकरियों की बात करें, जिनका कोई सर पैर नहीं बचा। सियासी क़यादत तो खत्म हो गई है पीटीआई से। आप अगर मेरी जात पे हमला करेंगे तो मैं आपको बात नहीं करने दूंगी। आप इश्यूज पे बात करें। मैंने आपको एड्रेस ही नहीं किया ना, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, आप खामोशी से बात सुनिए। बात नहीं अच्छा नहीं, आप ये कह रहे हैं ना नौकरी पक्की हो जाएगी। मुझे पता है आप लोगों की नौकरियां कहां से आ रही हैं सारी। आपको पता ही कुछ नहीं है। आप जरा खामोशी से बात सुनिए, आप जरा खामोशी से बात सुनिए। बात मेरी तो जात पे ना हिट करें आप। इनको बेचारों को ना इकोनॉमिक्स का पता है, ना इनको मईशत का पता है, वही रटी रटाई बातें हैं। मैं आज आपको बताता हूँ, जरा सुनिएगा। मैं आपको एड्रेस नहीं कर रहा, मैं डॉक्टर मारिया को एड्रेस कर रहा हूँ, तो बात सुनिए आप। 2022 से 23 तक जब ये लोग आए हैं एक जाली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके, तो $4 बिलियन की एक्सपोर्ट एक साल में कम हुई है, जो कि पाकिस्तान की 77 साल तारीख में एक साल में कभी इतनी एक्सपोर्ट कम नहीं हुई। $4 बिलियन एक साल में एक्सपोर्ट इन्होंने कम कर दी थी। अभी तक हम एक्सपोर्ट उस लेवल पे पहुंची नहीं है जहां से हम छोड़ के गए थे, क्योंकि इन्होंने एक्सपोर्ट इतनी गिरा दी थी। 97 से लेके 99 तक जब इनकी हुकूमत थी, तो इन्होंने 2.5 साल के अंदर $2 बिलियन की एक्सपोर्ट तब कम की। 2013 से 18 तक आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की आप रिपोर्ट पढ़ लें, 2013 से 18 जब इनकी हुकूमत थी तब भी $2 बिलियन की एक्सपोर्ट इन्होंने कम की। तो ये तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है मईशत के बारे में। 99 में जब इनकी हुकूमत गई तो पाकिस्तान के पास सिर्फ $350 मिलियन के रिजर्व थे। तो ये तो सूरत हाल है। डॉलर जो 170 पे था, ये 300 पे ले गए। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में, जिसमें जंगें भी हुई, जिसमें बड़ी बड़ी तबाहियां भी आई, सैलाब भी आए, जल्जले भी आए, महंगाई की शरह 40% पे ले गए। आज तक नहीं हुई पाकिस्तान में इतनी महंगाई। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में इसमें पिछले 8 क्वार्टर के अंदर तकरीबन डिक्लाइन ही आ रहा है। सो ये एक तो ये माइशत के बारे में खुदा के वास्ते ये बातें ना किया करें, इनको पता नहीं होता तो ये माइशत के बारे में कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो माइशत में इंटरजेक्ट आपकी कई बातों से एग्री करूंगी, बट कुछ चीज़ों से जो आप जिस तरह भी $300 मिलियन के रिजर्व्स की बात करें, वी ऑल्सो हैव टू बेयर इन माइंड कि उस वक्त जो है वो एटमी धमाके उससे पहले हुए थे, सैंक्शंस लगे हुए थे, उस वक्त भी हमारे लिए एक मुश्किल टाइम था। हैविंग सेड दैट 2013 और 18 आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स कम हुई, बिल्कुल कम हुई, लेकिन एक ये चीज़ भी हमें देखनी चाहिए, जब आपकी हुकूमत आई तो पर कैपिटा इनकम कहाँ थी और अगले 6 से 8 महीनों में आप लोग पर कैपिटा कहाँ ले गए थे? पर कैपिटा डिक्लाइन की थी। एक आम आदमी की जिंदगी जो है वो बेहतरी नहीं आई थी उसमें। जी मैं अभी एड्रेस करता हूँ आपको मैं अभी एड्रेस करता हूँ। मैं पूरी आपकी बात मैंने सुनी है। देखें,
इन्होंने 18 माह के अंदर जितना कर्जा लिया, बल्कि 16 माह के अंदर जो PDM-1 ने, वो पाकिस्तान की पूरी तारीख के अंदर तक कर 19,800 अरब रुपया कर्जा लिया, और हमने 4 साल के अंदर, पौने 4 साल के अंदर हमने उससे 3,000 अरब कम कर्जा लिया था, जिसमें दुनिया की तारीख का सबसे बड़ी वबा थी। आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल डेट था वो 2.5 गुना बढ़ गया था उस दौर के अंदर, क्योंकि पूरी दुनिया को ये फिक्र थी कि कहीं मईशत ग्रेट डिप्रेशन की तरफ ना चली जाए। जब ये आए हैं तो तब तो वबा भी सेटल डाउन हो चुकी थी। 2 सालों के अंदर, पिछले 20 साल के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। पीटीआई और इमरान खान के दौर के अंदर ये हुआ कि आपकी मईशत 6% पे 2 कंसेक्टिव ईयर में ग्रो कर रही थी। हमें ये 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट दे के गए 2018 के अंदर, और इनको जो करंट अकाउंट डेफिसिट मिला था 2013 के अंदर वो सिर्फ 2 अरब डॉलर था। डॉक्टर मारिया, ये तो आप कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते। इनकी हुकूमत तो पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान के टॉप के सारे इकोनॉमिस्ट इस पर कंसेंसस है। एक साल के अंदर इन्होंने 11 बिलियन डॉलर 2017 से 18 इन्होंने ऊपर मार्केट के अंदर फेंका, सिर्फ डॉलर को आर्टिफिशियल स्टेबलाइज रखने के लिए। और पाकिस्तान की तरीके सबसे महंगे बिजली के मुआहदे ये लोग करके गए हैं, जिससे इन्होंने, हम 18 रुपए पे हम बिजली दे रहे थे लोगों को, इन्होंने 65 रुपए से ऊपर बिजली कर दी है। अब मईशत की हालत तो देखिए हमने, मईशत की बिजली गैस की कीमतें 500 उस वक्त आपने क्या पेट्रोल क्या बिजली आपने बढ़ाई भी नहीं थी, IMF की प्री कंडीशन भी थी ये, जिसकी वजह से बढ़ानी भी पड़ी। नॉट कंडोनिंग इट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये भी एक रिक्वायरमेंट थी IMF की तरफ से। पेट्रोल प्राइसेस आपको बढ़ाने के लिए कहे, आपने तो कम कर दी थी, अगर आपको याद हो। देखिए मैंने तो आपको लिखे, हम 6-6.5% पे, फैसलाबाद के अंदर लेबर शॉर्टेज थी, किसान खुशहाल हो रहा था, रिकॉर्ड लोगों के जमीनों के ठेके मिल रहे थे एग्रीकल्चर लैंड के। अब वो कोई किसान जमीनें ठेकों पे लेने को तैयार नहीं है। तो अब मैंने आपको हर चीज, महंगाई, एक्सचेंज रेट, पर कैपिटा डेट, एब्सोल्यूट डेट, बिजली की कीमतें, करंट अकाउंट डेफिसिट, मैंने सवाल पूछा था आपसे किस चीज यही है सर, क्या पर कैपिटा डिक्रीज किया था आपके आते ही 6 महीने के अंदर अंदर? आम आदमी जिसका हमें ये 20 अरब डॉलर का ये खसारा देके, इतना बड़ा खसारा पाकिस्तान की तारीख में खसारा नहीं था। इन्होंने 2 अरब डॉलर इनहेरेंट किया था। 2013 में करंट अकाउंट डेफिसिट 2 अरब डॉलर था जो पीपल्स पार्टी इनको दे के गई थी। इन्होंने 2018 में इसको 20 अरब डॉलर कर दिया। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? और हमने ये 45 साल की माशाल्लाह तजर्बे जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किए, हमने पहली दफा हमें हुकूमत मिली, मैंने कहा 1.25 साल बाद पेंडेमिक आ गया, उसके बावजूद हमने आखिरी 2 सालों में 6% और अगले साल में 6.5%। इनके आते ही पहले 1 साल में मईशत नेगेटिव 2% ग्रो की, और अगले साल जो है, अगले साल भी 0%, और इस साल इस क्वार्टर में 0.92% ग्रोथ है। तो मुझे तो आप बताएं कि पाकिस्तान की मईशत तो बड़ी अच्छी चल रही थी। अब देखिए, जीडीपी का फैक्टर हो, पर कैपिटा डेट हो, जिस तरह हमने पेंडेमिक को हैंडल किया, जिस तरह हमने इन्फ्लेशन को हैंडल किया, जिस तरह हमने तमाम मामलात को हैंडल किया, एक्सचेंज रेट को हमने हैंडल किया, 170 से 300 पे डॉलर ले गए ये लोग। कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में 170 से 300 पे एक्सचेंज रेट ले गए थे। तो मैं जो आपको बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखें, हुकूमतें होती हैं, मैंडेट के ऊपर हुकूमतें ऑपरेट करती हैं। पाकिस्तान का मसला क्या है? पिछले 45 साल के अंदर ये इन्होंने कोई, इनकी चौथी 5वीं बारी है, और वही लोग बार बार हुकूमत करी जा रहे हैं। अब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल जो है, शाहिद खान अब्बासी जो है, जो मोहम्मद जुबैर जो है, जो इनके जो मेन इनकी पार्टी के ब्रेन थे, वो सारे इनकी पॉलिसी से डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं 3 साल में इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसलिए तो वो इनसे अलहदा हो गए हैं। वो हमारी पार्टी के तो लोग नहीं है, वो हमारी पार्टी के तो लोग नहीं है। मैंने आपको 3-4 नाम बता दिए हैं, वो कंटिन्यूसली सारे टीवी प्रोग्रामों में आके ये बता रहे हैं। ठीक, बट पॉइंट यहाँ पे यही रहेगा जो अभी बात कर रहे थे, ठीक, ये मईशत अपनी जगह, एंड वी कैन हैव अ सेपरेट डिबेट ऑन दिस व्हेनेवर माय गेस्ट लाइक इट। वो कर सकते हैं किसी और प्रोग्राम में, बिल्कुल कर सकते हैं। बट मेरा राना साहब सिर्फ ये बता दीजिए, अब ये जो सड़कों का रुख आप करने जा रहे हैं, जैसे अभी कादर साहब पूछ रहे थे, इससे अचीव क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकेंगे? देखिए, जमहूरियत के अंदर क्या होता है, देखिए जमहूरियत के अंदर एक सियासी जमात का क्या मैंडेट क्या होता है? सियासी जमात का मैंडेट ये होता है जहां वो समझती कि नाइंसाफी हो रही है, जहां पे देखें, मैं तो सबसे बड़ी हमारे साथ नाइंसाफी क्या हुई, लोगों ने हमें मैंडेट दिया, हमारा मैंडेट चोरी हो गया, तो उसके खिलाफ हम आवाज क्यों ना बुलंद करें? ठीक है, हमारे ऊपर जाली केसेस किए गए, हम उस पर आवाज क्यों ना उठाएं? इमरान खान साहब के ऊपर देखें, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी आदमी के ऊपर 250 केसेस हुए, वो इमरान खान जो पाकिस्तान का हीरो है, ठीक है, पूरी कौम में, पूरी दुनिया उसकी इज्जत करती है। आप बोगस केसेस इतने ज्यादा, अब इमरान खान से
ईमानदार आदमी पाकिस्तान की 78 साल तारीख में बाबा कौम के बाद कोई नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। और कई 500 अरब रुपया शौकत खाना आज तक इकट्ठा क्या बात है। अल कादर ट्रस्ट के पैसे तो वापस कर दे अल्लाह के बंदे। इंटरजेक्ट ना करें। 500 अरब रुपया 500 अरब रुपया आज तक शौकत खाना में इकट्ठा कर चुका है। दुनिया का बेस्ट। मैं उससे बिल्कुल डिनाई नहीं करती राना साहब, लेकिन लेट्स नॉट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस। अल कादर और शौकत खानम, अल कादर और शौकत खानम और पोल्स अपार्ट। अल कादर में एक बंदा है जिसने जो है सारी जो है वो डोनेशन दी है, और वो क्या वो व्हाइट कॉलर वेब एक नजर आता है। शौकत खानम में तो पूरी दुनिया से देयर इज नो डिनाइंग इट, नो डिनाइंग इट, नो डिनाइंग इट। अगर आपने डिबेट करनी है तो डिबेट करें। अल कादर एक बोगस केस है। कादर साहब, डॉक्टर मारिया हम भी बैठे हुए हैं जी, आपकी तरफ ही आ रही हूँ। अल कादर जी बोगस केस है। कादर भाई आवाज आ रही है? जी जी, क्या सवाल है? मैंने कहा वो कह रहे हैं जी अल कादर बोगस केस है। मुझे तो व्हाइट कॉलर वेब लगता है, वो कह रहे हैं बोगस केस है। चलो अभी आप बोगस केस से शुरू करते हैं। डॉक्टर मारिया, जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, मैं भी एक ट्रस्ट चला रहा हूँ, और ट्रस्ट के जो मालकान होते हैं, जिसको आप चेयरमैन, एमडी, चेयरमैन जो भी नाम दे दें, वो बेसिकली ट्रस्टी होते हैं, और ट्रस्टी मालिक होते हैं जैसा होलसेल इंचार्ज होते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट में उस केस में बैठा हुआ था, मलिक रियाज वाले में, जहां उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मलिक रियाज को बोला कि 1000 अरब रुपए दे दो। तो मलिक रियाज ने कहा कि 1000 तो मैंने देखे भी नहीं है। तो कह रहे 500 अरब दे। तो मेरे साथ वकील बैठे हुए, मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए या स्टेट एजेंसी में बैठे हुए? इस तरह बार्गेनिंग चल रही थी, और 477 अरब का उन्होंने जो मलिक रियाज के ऊपर जुर्माना को या एक्स्ट्रा चार्जेस जमीन जो सिंध में खरीदी उसके ऊपर लगाया। जब रिटर्न तहरीर आ गया था तो वो 472 अरब थे। नंबर एक बात। अच्छा, वो पैसे उसके बाद जब उन्होंने बरतानिया के नेशनल जो क्राइम एजेंसी है, उन्होंने उस पैसे क्यों पकड़े, जो के वो पैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करके जालसाजी से वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में जमा किए। और फिर मलिक रियाज ने मुझे बता दे, अल कादर ट्रस्ट के मोहतरम आतिफ राना साहब, ये बताया कि अल कादर ट्रस्ट की 458 कैनाल की पेमेंट किसने की है? मलिक रियाज ने की है। 28 करोड़ कंस्ट्रक्शन की लागत किसने की है? मलिक रियाज ने की है। बुशरा भी की, वो 5 कैरेट की हीरे की अंगूठी वगैरह, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मुबैना बात है कादर भाई। मैं डॉक्टर मारिया ये मुझे बात करने से जवाब कादर साहब को बात करने दीजिए प्लीज। मैं आपकी तरफ आती हूं। राना आतिफ साहब बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है, मुझे मैंने लिखे है, मैं एक एक का जवाब देना चाहूं, मुझे टाइम दे दे। जी कादर साहब। राना आतिफ साहब ने कहा जाली अदम एतमाद। पाकिस्तान के तारीख में 2 मरतबा सूबाई हुकूमतें खत्म हो चुकी है अदम एतमाद के तहत, आर्टिकल 95 सबसेक्शन 1 के तहत। बीबी शहीद और शौकत अजीज के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीकें नाकाम हुई है। इमरान खान साहब के खिलाफ आई, कामयाब हो गया। एक भी वोट पीटीआई करनी पड़ा है, जिसको ये बागी कहता है या लूटे कहता है। मैं बैठा हुआ था असेंबली के अंदर, उस असेंबली में हमारे पास 174 थे, एक को हमने स्पीकर बना दिए, 175 थे, एक को स्पीकर बना दिए, 174 वोट हमारे पास मौजूद थे, 172 हमें जरूरत थी। ये रिकॉर्ड का हिस्सा बता रहा हूं आपको, इसको जाली कहते हैं, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट का फैसले के मुताबिक। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई इन्हें इतना पैसे लिए, कर्ज लिए। आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग को बोला 5000 अरब लिए, आपने 3.5 साल में 26,000 अरब आपने लिए। आपका विजन क्या है? अंडे कटे मुर्गियां, ये आपका विजन। आपका कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं आया, तो आप उसकी बात करें। स्टॉक एक्सचेंज आपने छोड़ा था 22,000 अरब पे, आज की तारीख में 1,15,000, जबकि पिछले हफ्ते 1,18,000 टच कर चुका था स्टॉक एक्सचेंज। ये आप इकोनॉमी की बात करें। उसके बाद आप ये कह रहे हैं सऊदी अरब ने जो आपको 2 अरब डॉलर दिए थे, और जब आपने सऊदी हुकूमत के खिलाफ बात की है कि इस पे हम कब्जा क्यों नहीं करते, जो सऊदी बादशाह प्रिंस ने जो जहाज दी थी, उस जहाज के अंदर जो बगिंग थे, मशीन लगे हुए थे, वो नोट कर दिए कि सऊदी अरब पे हम कब्जा क्यों नहीं करते, हमारे 3 लोग सऊदी अरब में। तो वहां पे अमेरिका में जहाज से उतारा इमरान खान को सऊदी बादशाह ने, और जहाज को वापस बुला लिए। ये तो हाल है। और खड़े खड़े वो 2 अरब लिए वापस, जो कि चाइना से कर्ज लेके उन्होंने पैसे लिए। डॉक्टर मारिया, मुझे सुन रहे हो आप? जी बिल्कुल सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है। आप ये कहते हैं इमरान खान से ईमानदार आदमी कोई नहीं है।
इस वक्त चोरी के सजाए याफ्ता शख्स पाकिस्तान में कोई सियासी लीडर नहीं है, वाहिद इमरान खान है जो चोरी के केस में, गड़ियों के केस में जेल के अंदर बना हुआ। इससे ज्यादा सबूत मैं आपको कोई नहीं दे सकता हूँ। फिर वो जो 1 करोड़ नौकरियां 50 लाख घर थे वो किधर गए? उसपे तो बेल मिल गई ना। हमारी आखिरी बात जी, 11 साल से आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वहां पे जो वजीर आला का इलाका है डी खान मेरा भाई इलाके जोब के बराबर में, वहां मगरिब के बाद थाने बंद हो जाते हैं, वहां मगरिब के बाद सफर इस्लामाबाद नहीं कर सकते हैं। आपके करम एजेंसी में यह हाल है कि एक शहर से दूसरे शहर तक टैंकों के मदद से आप राशन पहुंचा रहे, जैसे गजा में पहुंचा रहे हैं। आपके बनू जेल में टीटीपी वाले आ गए, सारे कैदियों को ले जाके एक फायर भी हुआ, लेके आप मुंह देखते रहते थे। ये तो हाल है आपकी सूबे का। उजरती कातिल, चोरियों के गाड़ियां, तरक्याती काम कोई नहीं, नौकरियां कोई नहीं। अब आप कहते हैं खान को जब सजा हुई है 14 साल, एक आदमी एहतजाज के लिए नहीं निकला। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब की बात नहीं कर रहा हूं, आपके अपनी सूबे में जहां 11 साल से आपकी हुकूमत है। अब और क्या 500 अरब आपने शौकत खानम के नाम, उसमें तो आपका घर पल रहे। इमरान खान का क्या सोर्स ऑफ इनकम है? वही ज़कात चंदे के पैसे लेके तो अपना घर चला रहे। उन 500 अरब लिए, उसमें कोई शक नहीं है, मगर इतनी आपकी सियासत, आपका घर जो है ना वो किस पे चल रहा है? उसी चंदे ज़कात पे तो चल रहे। बड़े फख्र से आप कहते हैं 500 अरब हमने लिए। कादर भाई अगर बात आपकी खत्म हो गई, उस्मा साहब मैं ये फजूल बातें कर रहे हैं, ये बंदा फ्रेंडली स्पीकर, मैं आगे लाइक टू स्टार्ट कर रहा है। सुनिए ना रियलिटी, अभी करो मईशत की बात, करो मुकाबला सिंध के साथ। आप करप्शन के उस्मा साहिबा भी कुछ लिखी गई हैं, उस्मा साहिबा भी कुछ, अच्छा उस्मा साहिबा भी कुछ कहना चाह रही है, फिर एक ही दफा जवाब दे दीजिएगा। जी उस्मा साहिबा। डॉक्टर मारिया, ये आप पीटीआई के जो भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने अपने आप को चैंपियन ऑफ मईशत जो उसकी पिक्चर एक तोता मैना की आपको कहानी सुनाई, तो मैं हकीकी कहानी जो है वो मैं भी आपको सुना देती हूँ। ये आपको पता है कि 200 लोगों का नाम लेते थे बानी साहब कि मेरी हुकूमत आएगी, मेरे पास 200 की टीम तैयार है, और आते साथ ही हर चीज़ जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक चेंज हो जाएगी। हुआ क्या? आते साथ ही वो असद उमर, जिसके हम आसमान पे कसीदे हम पढ़ते थे कि इनसे बेहतर मुझे कोई किसी को जानता नहीं है, आते साथ पहले उनकी छुट्टी करा दी। उसके बाद इन्होंने कितने वजीर खजाना बदले, कम से कम 5 वजीर खजाना इन्होंने बदले अपने 4.25 साल में। फिर आप एफबीआर पे आ जाएं, 5 चेयरमैन बदले इन्होंने एफबीआर के। ये हाल था इनकी गवर्नेंस का, 0/0। ये जो कह रहे हैं ना कि बानी साहब बड़े हीरे हैं, वो हीरो -0 हो गए हैं अब, इसलिए क्योंकि उनके जब वो गए हैं तो उस वक्त इतनी बुरा हाल था गवर्नेंस का कि लोग हाथ उठा उठा के इनको बद्दुआएं देते थे। जितना कर्जा 70 साल में पाकिस्तान में लिया गया था, उससे डबल इन्होंने लिया 4.25 साल में। और ये जो करप्शन की जो बात करते हैं, इनका तो सादिक और अमीन का भांडा बीच चौराहे में फूट चुका है डॉक्टर मारिया। इनको ये तो जो इंडाउमेंट फंड का जो स्कैंडल आया था, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। ये जो शौकत खानम की जो लैब्स है ना, जो आप सारे शहरों में देखते हैं, इनका जो इनकी से जो इनकम आती है वो बानी साहब के प्राइवेट अकाउंट में जाती है। आपको पता था इस चीज का? कभी नहीं पता था ना। इस तरह और बहुत सी आप फॉरेन फंडिंग केस आपके सामने, तोशा खाना 2 आपके सामने, इन्होंने जो ये अलकादर ट्रस्ट आपके सामने है, हर चीज आपके सामने है। इन्होंने लोगों को ऐसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, उनको इस्तेमाल किया, खास तौर पे यूथ को इस्तेमाल किया, ख्वातीन को ये कह के इस्तेमाल किया कि बाकी सब चोर डाकू हैं, बाकी सब चोर डाकू हैं, हम जो है ना हम बहुत सादिक और अमीन है। और अब वो सादिक और अमीन जो है वो जेल भुगत रहे हैं 14 साल की अपनी करप्शन, सबसे मेगा वाइट कॉलर क्राइम जो आपने हिस्ट्री में कभी आपने नहीं सुना होगा। तो ये इनकी बातें आप सुनते जाएं और शर्माते जाएं, आगे इनके पास कुछ नहीं है। अब बड़े क्योंकि बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, मैं आतिफ साहब से, अच्छा राना आतिफ साहब इस वक्त हमारे साथ जो है वो नहीं है, अगर दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें प्रोड्यूसर आप अगर फोन लाइंस पे ले लें, देख लें कि क्या पॉसिबिलिटी है। बट उसमें साहब चले ये बात है हमारे मुज़ाकरात से भागे हैं, यहाँ से आपके प्रोग्राम से भी भाग गए हैं क्योंकि उनको पता है नहीं मेरा ख्याल है सवाल रखे थे डॉक्टर मारिया, उनका जवाब तो ले ले राना आतिफ साहब से।
राना आतिफ साहब जो है उनका उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है, कोई आई बिलीव नेटवर्क इशू आ रहा है। डॉक्टर मारिया, मैंने कई प्रोग्राम देखे हैं जहाँ पे ये लोग भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं बीच में से प्रोग्राम। कोशिश करते हैं जवाब दोबारा नहीं कोई देने के लिए। कोशिश करते हैं उनको दोबारा जो है लाइन पे लेने की। प्रोड्यूसर, क्या राना आतिफ साहब हमारे साथ फोन लाइंस पे मौजूद हैं? जी प्रोड्यूसर साहब, अच्छा अभी नहीं है। मैं उनकी तरफ जब अगर आगे तो जरूर उनकी तरफ जाएंगे। मंदुखेल साहब, आपकी तरफ आती हूँ। एक और इशू जो इस वक्त बहुत बड़ा बनता जा रहा है और ये बात की जा रही है कि जी गवर्नमेंट ने अपने लिए बहुत सारे फ्रंट्स जो हैं वो एक साथ खोल लिए हैं। एक तरफ जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ जो है जो पहले 26वीं तरमीम का भी जो है वो गुबार बैठा नहीं था कि अभी जो पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है यह आ गया है, इसको जिस तरह नाफिजुल अमल किया गया है, क्या आप समझते हैं कि ये, और आपसे भी सवाल है बिकॉज आपकी पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत की एलाइड पार्टी है, कि ये बेहतर तरीके से जो है वो किया जा सकता था, कंसेंसस के साथ किया जा सकता था। स्पेशली पीपल्स पार्टी से इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपकी पार्टी कंसेंसस में बिलीव करती है कि सबको ऑन बोर्ड लेके चलें, लेकिन इस पे तो स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल ही जिस तरह ब्रश असाइड कर दिया गया है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। डॉक्टर मारिया, आपको याद होगा सेनेट का जब ये बिल पेश हुआ था तो वो कमेटी को रेफर कर दिया, स्टैंडिंग कमेटी को, और स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन था वो पीटीआई का है, अभी भी पीटीआई का है, और वहां कुछ तजावीज दिए, कुछ नहीं दिए, अफरा तफरी का शिकार हो गया और इनकी अपनी चेयरमैन ने उसको पास कर दिया। नंबर एक बात। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कादर भाई, आई एम सॉरी, आई हैव टू थोड़ा इंटरप्ट आपको कर रही हूँ। इसमें भी ये याद रखना चाहिए कि स्टैंडिंग कमेटी से पहले वो नेशनल असेंबली से पास होके आ चुका था, उसके बाद सेनेट में भी पास हो गया, तो वहां हाँ जी नहीं मारिया, मिक्सअप ना करे। देखिए, कौमी असेंबली से पास हो गया, सेनेट में उन्हें रोक लिया हुकूमत ने, और रोका इसी वजह से कि आइए इसके ऊपर डिबेट कर दे, और डिबेट करने के बाद उनका अपना पीटीआई का चेयरमैन, उस कमेटी का चेयरमैन पास कराने के बाद डिबेट करेंगे। मारिया, मुझे पूरी बात तो सुनने देना। मैं ये कह रहा हूं कि वो इस कमेटी को रेफर करती है, उनके अपनी चेयरमैन ने उजलत को या नहीं सुना या जो कुछ के उसके अपने चेयरमैन ने पास कर दिए, उसमें क्या हो। लेकिन हम फिर भी कहते हैं पीपल्स पार्टी कि आप आइए बैठे, आपके क्या खदशात है, यानी एक लफ्ज के काला कानून करके क्या मेरी और आपकी और सबकी इज्जत जो है ना सोशल मीडिया में एक 50 रुपए का सिम लेके लोग नहीं उछालते। आप पीटीवी के एंकर हो, आपके ऊपर एमडी है, सेक्रेटरी है, गवर्नमेंट है, दूसरे चैनल के ऊपर मालकान है, कोई गलत कर ले तो उसको नौकरी से तरदीद आ जाता है। ये जो 50 रुपए का सिम सोशल मीडिया पे लेने वाला है, इनको आप कहाँ पकड़ेंगे? उनको आप शिकंजे में नहीं लाना चाहते हो। और ये जो पीटीआई ने गुलू बट्टू का न सुप्रीम कोर्ट को छोड़ा, न किसी अदारे को छोड़ा है, पीपल्स पार्टी और सियासी जमातों की तो हम बात ही नहीं कर रहे, तो उसका कोई। और ये 2020 में पीटीआई ये ऑर्डिनेंस नहीं लाया था, अब तो 3 साल सजा है, उन्हें तो 10 साल सजा मुकर्रर की थी। कादर साहब, ये भी एक ठीक है, बेशक जो उस वक्त लीड कर रहे थे स्टैंडिंग कमेटी को पीटीआई के थे, पीटीआई ने चले उससे डिसोसिएशन कर लिए, दैट असाइड, बट हैविंग सेड दैट हमारे जो साथी उस स्टैंडिंग कमेटी में मौजूद थे उन्होंने बेशक बात की है फैसल साहब की, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमती क्वार्टर, हुकूमती एलाइड पार्टी से जितने लोग थे ना वो सुनने के मूड में थे और यही हमें तासुर देते रहे कि हमारे हाथ में शायद कुछ नहीं है। तो पीटीआई का चेयरमैन ने उससे क्यों किया, उसने क्यों वाइंड अप किया? वो अर्जन कर लेते। सारा मलबा हम पीटीआई पे तो नहीं गिरा सकते ना कादर साहब। तो उसके बाद सेनेट में डॉक्टर मारिया चेयरमैन के पास इख्तियारात है, मैं भी कमेटी के चेयरमैन रह चुका हूं, मुझे पता है कि हमारे हाथ में होता तो अर्जन कर लेते। सर मेरी बात सुने, जिस वक्त ये नेशनल असेंबली में बिल जा रहा था उससे पहले सहाफियों को ऑन बोर्ड लेने की बात की गई, पीएफयूजे को कहा गया, स्टेक होल्डर्स को कहा गया कि करेंगे, आपके तहफ्फुज़ात को हम एड्रेस करेंगे, फिर नहीं एड्रेस किया गया, पास करा लिया गया। तो बिल हम इसको सिर्फ खालिसतन पीटीआई की जो मेंबर हैं फैसल साहब उनके ऊपर मलबा नहीं डाल सकते। लेकिन मैं आ गए हैं इस वक्त वापस, राणा साहब भी वापस आ गए हैं। राणा साहब, सवाल तो दोनों मेहमानों ने आपसे बहुत किए थे बट डिबेट जरा आगे निकल गई है, बट हैविंग सेड दैट, आप क्या ये मानते हैं कि आपकी तरफ से शो कॉज चलें आपने दे दिया है, बट वो सिर्फ लगता है कि मिट्टी पाव जो है वो एक काम हो रहा है, जो वहां पे एक्चुअल हकीकी डिबेट होनी चाहिए थी पैका पे, अब बेशक उसको सब रो रहे हैं, लेकिन आपके मेंबर ने कलीदी किरदार अदा किया जो आपकी पार्टी से थे इसको आगे बढ़ाने में।
सॉरी मैं आपकी डिबेट क्योंकि मेरा थोड़ा इंटरनेट का मसला हो गया था। जी जी कौन से मेंबर सॉरी जो फैसल सलीम साहब है? फैसल साहब की जी जी बिल्कुल। नहीं देखिए फैसल सलीम साहब को तो अब पार्टी वो कर चुकी है, उनको शो कॉज दे चुकी है। तो शो कॉज मेरा दे ख्याल दिया है ना कि आपने। हाँ जी हाँ जी हाँ नहीं नो सो हम उसका बैकग्राउंड सारा जानते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको जब तक ये क्लियर नहीं होता पीटीआई का कहना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट देखिए आप मेरा ख्याल पीका के बारे में बात कर रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज द डिबेट हैज मूव्ड ऑन। आप जिस वक्त हाँ जी बिल्कुल ये ठीक है बिल्कुल। देखें मुझे आप पाकिस्तान के 10 सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान के जय्यद सहाफ़ी हैं, उनमें से किसी एक का नाम दे दें जिन्होंने इसको सपोर्ट किया हो। मुझे एक का नाम बता दें जो पाकिस्तान के क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें ये जो फेक न्यूज़ है हमने तो इसको नहीं किया। देखें हमने हमारे दौर में ये बात कर रहे थे, हमारे दौर में फिर हमने उसको वापस दिया, वो हमारे दौर में वो पास नहीं हुआ, इन्होंने आके किया। और देखें कोशिश की फेक आपने, न्यूज़ की पास नहीं हुआ। देखिए फेक न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है। देखें अब तो ये कि मैं कहूँगा और ये तो वैसे सबसे हकीकत पसंदाना न्यूज़ तो यही है कि ये 8 जो नून लीग 17 सीटें जीती थी सिर्फ 8 फरवरी चले को। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। फैसल साहब प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। उस्मा कारदार साहिबा आपका बहुत प्रोग्राम आप लेट हो गए जी, मैं क्या कह सकती हूँ, प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस पे जो है वो डिबेट करेंगे। फैसल साहब राना साहब आपका बहुत शुक्रिया और मंदुखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। लेकिन आखिर में ये ज़रूर कहूँगी कि बेशक इस वक्त मलबा पीटीआई के मेंबर पर डाला जा रहा हो, लेकिन हुकूमत खुद भी ये अंडरस्टैंड करती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, जिसके ना लिए बगैर जो है वो हुकूमत के लिए मसले बढ़ गए हैं। वी सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। हर वक्त बर वक्त